जय हिंद। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मानव में पाचन। मानव में पाचन कैसे होता है इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा जैव प्रक्रम पहला पार्ट है, चैप्टर है, इसको स्टार्ट किए हैं। तो अभी इसमें सारी चीज़ें देख लिए हैं हम। अब यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि मानव में पाचन कैसे होता है। तो जो सबसे पहला भाग था मुख गुहा, उसके बारे में हम आपको बताए थे कि सबसे पहले जो हमारा भोजन है मुख में जाता है, ठीक है, मुख गुहा में जाता है। और वहाँ पे कौन कौन सी क्रिया होती है ये सारी चीज़ें आपको हम बता दिए थे, ठीक है। वहाँ पे 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ निकलती हैं। कौन कौन से? एक पैरोटिड लार ग्रंथियाँ निकलती हैं, ठीक है, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सब मैंडिबुलर, ठीक है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ निकलती हैं और 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ निकल के क्या करती है, वहाँ पे भोजन को अच्छे से मतलब मिक्स होने में मदद करती है। ये सारी चीज़ें, जबड़ा होता है मुंह में, मांसल होठ होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता दिए थे। वहाँ पे एक चीज़ स्किप हो गया था, दांत के बारे में, ठीक है, दांत के बारे में स्किप हो गया था। तो देखिए जो दांत होता है ये 4 प्रकार का होता है। हमारे मुख में दांत 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इंसाइजर, दूसरा होता है केनाइन, और तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। मतलब कि 4 प्रकार की दांत होती है हमारे मुंह में। एक जो इंसाइजर है इसको हिंदी में कहा जाता है कतरनक। तो आपको तो समझ में आ रहा ना कि इंसाइजर किसको कहा जाता है, नाम से ही पता चल रहा है कतरनक। मतलब जो सामने के जो दांत हैं, जो सामने के दांत हैं, ये जो सामने के दांत है ना, जो सामने के दांत है ऊपर नीचे, इसी को कहा जाता है कतरनक, ठीक है। आ गई बात समझ में आपको? अब समझिए कि केनाइन किसको कहा जाता है, जिसको रदनक कहा जाता है और भेदक भी कहा जाता है। तो देखिए उसको कहा जाता है जो दांत साइड में जो नुकीले नुकीले दांत निकले होते हैं उन्हीं को कहा जाता है भेदक, ठीक है। ये जो नुकीले दांत है ना, ये सारी जो दांतें हैं ये जो है इन्हीं को कहा जाता है भेदक, जो ऐसे निकले होते हैं, ठीक है, ऐसे जो निकले होते हैं ना उसको ही भेदक कहा जाता है। आपको आ गया समझ में? जिससे मांस ओंस काटने में क्या है, ज़्यादा मदद होता है। तीसरा जो है हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है इसको कहा जाता है अग्रचर्वक। अग्रचर्वक ये कौन सी दांत है? जो इसके भाग के जो ये सब दांतें हैं ये है प्रीमोलर, ठीक है। और जो मोलर है, चर्वक है, इसके आगे के जो भाग के दांत है वो हो जाएंगे हमारे चर्वक, ठीक है। तो ऊपर नीचे की बातें वही होगी, सेम होगी, ठीक है। जो ऊपर दांत का नाम है वही नीचे भी दांत का नाम वही होगा, ठीक है। तो देखिए जो दंत का सूत्र होता है, आपको तो ये बातें समझ में आ गई होगी कि दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। केनाइन होता है, इंसाइजर होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। इन सारी चीज़ें कौन कौन से दांत को क्या कहते हैं ये बहुत आसानी से समझ में आ गया। ये दंत सूत्र जो है ये कौन सा है? दंत सूत्र है 2123/2123। इस जो है ना आपको हम एक वीडियो में पूरी अच्छी, जब दांत पढ़ाए हैं आपको उसमें पूरी अच्छी तरीके से बता दिए हैं तीत के बारे में, ठीक है। तीत के बारे में उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ जैसे कि हमारा चल रहा है पाचन, तो पाचन करने की क्रिया की मतलब कैसे कैसे होता है ये सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो दांत के क्या काम था ये सारी चीज़ें आपको हम बता दिए थे। बस कितना प्रकार का दांत होता है यही चीज़ें हम इस टॉपिक पे नहीं बता पाए थे। इस जो हमारा चल रहा है पाचन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जहाँ हमारा वीडियो स्किप हुआ था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वहाँ हमने बात किया था आपसे कि जो हमारा मुख गुहा होता है ये सारी जो क्रिया हो जाती हैं भोजन के साथ, तो भोजन फिर कहाँ आता है, ठीक है। भोजन फिर कहाँ आता है? तो भोजन जो है वहाँ पे आपको हम बता दिए थे कि जो मुख गुहा का पिछला भाग होता है उसको ग्रसनी कहा जाता है, ठीक है, ग्रसनी कहा जाता है। और ग्रसनी जो है वो मतलब वहाँ पे 2 प्रकार की नली होती है। कौन कौन से छिद्र होते हैं? एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। तो जो निगल द्वार का कार्य क्या है और कंठ द्वार का क्या कार्य है ये चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो जो निगल द्वार है वहाँ पे हमारा भोजन जाएगा, ठीक है। और कंठ द्वार जो है ये हमारे श्वसन करने की क्रिया है, वहाँ से हमें श्वसन करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं निगल द्वार और कंठ द्वार के बारे में थोड़ा बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए कंठ द्वार और निगल द्वार 2 छिद्र होते हैं। यहाँ पे कंठ द्वार के सामने एक पट्टी जैसी संरचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है, ठीक है। तो देखिए आपको एक चीज़ें यहाँ पे हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि हमारा जो है मुख है
और मुख की बात क्या है समझने के लिए बस बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी आ रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा मुख हो गया और मुख में ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पे एक छिद्र हो गया, ये छिद्र क्या है, यहाँ पे 2 छिद्र यहाँ से होंगे, एक हो जाएगा हमारा क्या कंठ द्वार और एक हो जाएगा हमारा निगल द्वार, ठीक है। तो एक हो जाएगा हमारा कंठ द्वार, एक हो जाएगा हमारा निगल द्वार। और इसके पहले क्या है कि एक यहाँ पे पतली पतली पट्टी जैसी संरचना है, इसी को कहा जाता है एपिग्लोटिस, ठीक है। आपको आ गया समझ में, इसको क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये क्या करता है कि जैसे कि ये कह सकते हैं कि ये एक दरबान का कार्य करता है, ठीक है। जैसे दरबान खड़े होते हैं ना गेट पे, किसको इंटर करना है, किसको इंटर कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें, वैसे ही ये भी है। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे एक गेट है, जैसे कि अगर हम भोजन करते हैं तो ये हमारा 2 छिद्र हैं यहाँ पर, एक तो निगल द्वार है और एक कंठ द्वार है, ठीक है। तो ये जब भोजन हम करेंगे और जो भोजन हमारा है ये जब हम भोजन करके क्या है कि हमारा भोजन वहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से क्या है सन गया, और सनने के बाद जब ग्रसनी में गिरेगा तो ग्रसनी में गिरने के बाद वहाँ तो 2 छिद्र है। अब भोजन जाना किधर है, कंठ द्वार में जाना है कि निगल द्वार में जाना है, ये चीज़ें ध्यान देना है। तो देखिए भोजन हम कंठ द्वार में जा नहीं सकता है, अगर कंठ द्वार में भोजन गया तो वहाँ से क्या हो जाएगी, वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वहाँ श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। तो हमारा भोजन को निगल द्वार में भेजना है, तो इसीलिए क्या है कि जो एपिग्लोटिस है इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। ये क्या करता है कि जब हम भोजन करते हैं, जब भोजन में सारी क्रिया मुख में हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है कि जब भोजन की क्रिया हो जाएंगी और भोजन जैसे हमारा ग्रसनी में जाएगा तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, पहला जो भाग है कंठ द्वार उसको क्या करेगा, ढक देगा, ताकि हमारा भोजन जो है ग्रस नली में जा सके, ठीक है, निगल द्वार में जा सके, ठीक है। ये बातें समझिए यहाँ पर। तो कंठ द्वार इस द्वार को बंद कर देगा, एपिग्लोटिस इस द्वार को बंद कर देगा और इस द्वार को खोल देगा, ताकि जो हमारा भोजन है वो कहाँ जा सके, निगल द्वार में जा सके, और कंठ द्वार को बंद कर देगा, क्योंकि कंठ द्वार जो है वहाँ पे श्वसन की क्रिया होती है। आगे बात समझ में आपको। चलिए अब यहाँ पे समझिए कि क्या होता है ना कि कभी कभी हम भोजन करते हैं तो हमें हिचकी आने लगती है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम भोजन करते हैं और उस कंडीशन में हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, या बोले कि हम ऐसा करते हैं कि जैसे कि हम अपने ही बारे में कुछ भी, दिन भर में बहुत सारी ऐसी क्रिया हो जाती हैं हमारे साथ, ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके बारे में हम सोचने लगते हैं। और जब हम भोजन करते हैं उसी वक्त क्या है, अपने आप को हम बहुत खाली महसूस करते हैं कि हम बहुत खाली हैं और बातें को सोचने लगते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है वही कंट्रोल करता है एपिग्लोटिस को, यही बताता है कि आपको किधर मुड़ना है, आपको क्या है कि कंठ द्वार के बाद सामने मुड़ना है या फिर निगल द्वार के सामने मुड़ना है। तो जब ब्रेन किसी और के बारे में सोचने लगेगा, कुछ और सोचने लगेगा, तो एपिग्लोटिस के पास अपना तो ब्रेन होता नहीं है कि भाई भोजन आ रहा है तो इसको पता है कि हमें कंठ द्वार को बंद करना है या फिर निगल द्वार को बंद करना है, ऐसा इसको कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसको ब्रेन ही बताता है कि आपको किधर मुड़ना है, ठीक है। भोजन करते हैं तो कौन से दरवाजे को बंद करना है, और जब श्वसन करते हैं तो कौन से दरवाजे को बंद करना है, ये सब ब्रेन डिपेंड करता है, सब ब्रेन कंट्रोल करता है। और ब्रेन ही नहीं करेगा वहाँ पे कंट्रोल, ब्रेन खुद किसी और के बारे में सोचने लग रहा है, कुछ और सोचने लग रहा है, तो यहाँ पे इसका अपना दिमाग नहीं होता है। तो ये क्या करता है कि जब हम भोजन करेंगे, जो ग्रसनी है हमारा, ग्रसनी में जैसे भोजन जाएगा तो यहाँ पे 2 छिद्र होते हैं, तो ये क्या करेगा, बंद करना चाहिए कंठ द्वार को कि ताकि इसमें हमारा भोजन ना जा सके, तो ये बंद कर देगा निगल द्वार को, ठीक है, बंद कर देगा निगल द्वार को। तो हमारा भोजन क्या होगा, ये कंठ द्वार में आ जाएगा, और कंठ द्वार के पास से जब जाएगा तो वहाँ से क्या है, हमारी श्वसन की क्रिया होती है, और श्वसन की क्रिया के दौरान क्या होगा, वहाँ पे फेफड़ा है, नीचे फेफड़ा है, और वहाँ पे भोजन जाएगा, तो वहाँ तो क्या है कि वहाँ पे भोजन की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे तो श्वसन की क्रिया होती है। अब बताइए, जो भोजन हमारे आमाशय में जाना है वो भोजन अगर हमारे फेफड़े में चला जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो वो सारी जो वहाँ के जो पर्सन होते हैं, कह सकते हैं कि जो वहाँ के पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं कि ऐसी भी क्या चीज़ें आ गई, ठीक है। तो क्या करते हैं, उस चीज़ को सोचते हैं कि हमारी प्रजाति के ये सब है नहीं,
ठीक है। तो इसको हम क्यों अपने आप को बुलाएं, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसको मारकर बाहर की तरफ फेंकने लगते हैं, मारकर क्या करते हैं, बाहर की तरफ उसको ढकेलने लगते हैं, ठीक है। बहुत तेज से उसको मारने लगते हैं, ढकेलने लगते हैं कि तुम जल्दी निकलो हमारे घर से, हमारे घर में आ गए हो तो जल्दी निकल जाओ। तो जैसे वो क्या करते हैं ना कि नीचे की तरफ से ऊपर पूरा जोर लगाते हैं, तो भोजन हमारा क्या है, पूरा ऊपर की तरफ फेंक देता है, ठीक है। तो जब कंठ द्वार से बाहर आ जाएगा और बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे नली में आकर क्या होगा, सरक जाएगा हमको, ठीक है। बाहर एक बाइक आएगा तो क्या होगा, हमें सरक जाएगा, और सरक जाएगा या फिर हिचकी आने लगेगी, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा भोजन सरक जाएगा और हिचकी आने लगी, हमारा ब्रेन तुरंत उस पर आ जाएगा कि हाँ भाई हम भोजन कर रहे हैं। तो ब्रेन क्या करेगा, तुरंत कंट्रोल कर लेगा, और कंट्रोल करने के बाद क्या करेगा, उस भोजन को क्या करेगा, अपनी सही जगह पे कहाँ, निगल द्वार में भेजेगा, ठीक है। और निगल द्वार में जैसे जाएगा तब क्या होगा, निगल द्वार में जाने के बाद वहाँ पे, अब निगल द्वार में जाने के बाद वहाँ पे शिथिलन सिकुड़न की क्रिया होगी, ठीक है, जिसको क्रमांकुचन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि एपिग्लॉटिस का कार्य क्या है, एपिग्लॉटिस का कार्य क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही क्या होता है, क्या करता है, उस दरवाजे को बंद कर देता है। जब हम भोजन करते हैं तो कंठ द्वार को बंद कर देता है, और जब हम श्वसन करते हैं तो निगल द्वार को बंद कर देता है, ताकि जो हमारा श्वसन है वो कहाँ जा सके, फेफड़ा में जा सके और हम सांस ले सके, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना। ये दोनों दो द्वार हैं, दो द्वार पर एक पहरेदार खड़ा है, इसको ही पता है कि किधर भोजन भेजना है और किधर हमें श्वसन करना है। चलिए, अब हमारा भोजन क्या है कि ग्रास नली में क्या है, यहाँ पे निगल द्वार में पहुँच गया, ग्रास नली में पहुँच गया। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद कौन सी क्रिया होगी, तो देखिए वहाँ पे ना जो हमारा ग्रास नली होता है, या फिर बोले कि वहाँ पे जो हमारा निगल द्वार होता है, वहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है, वहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऐसा होता है कि देखिए मान लीजिए कि एक पाइप की तरह होता है, ठीक है। जो हमारा निगल द्वार है वो एक पाइप की तरह होता है, ऐसा होता है। तो जब हमारा भोजन इसमें गिरेगा तो क्या होगा, ये लचीला है तो क्या होगा, यहाँ पर जहाँ भोजन आएगा वहाँ ये चीज़ें फैल जाएंगी, ठीक है, वहाँ ये चीज़ें फैल जाएंगी, ऐसे हो जाएंगे। और जहाँ से भोजन, यहाँ भोजन आया तो यहाँ फैल गया, और यहाँ से तुरंत नीचे गिरा और नीचे गिरा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फैल जाएगा और यहाँ पे सिकुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सिकुड़ जाएगा। और फिर जब यहाँ से भोजन और नीचे जाएगा तो अब यहाँ पे फैल जाएगा और यहाँ पे सिकुड़ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना कि जैसे एक मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है रबड़ की, अगर रबड़ की पाइप रबड़ की बात कर दें कि रबड़ की पाइप है, ठीक है। तो रबड़ की अगर पाइप है तो जैसे मान लीजिए कि गुब्बारा ही समझ लीजिए, तो गुब्बारा में अगर हम कोई चीज़ अगर भोजन डालेंगे मान लीजिए, तो वहाँ पे उसको फुलाना उलाना नहीं है, ठीक है। तो भोजन जहाँ जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ फैल जाएगा, ठीक है, और फैल जाएगा, और वहाँ से उसको थोड़ा तुरंत हटा दीजिएगा, उसको नीचे कर दीजिएगा तो वहाँ पर पचक जाएगा, और फिर भोजन जहाँ आएगा वहाँ पे फैल जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि तो उसी को कहा जाता है क्रमांकुचन, ठीक है। तो देखिए भोजन ग्रास नली में पहुँचते ही दीवार में तरंग की तरह संकुचन, ठीक है, सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे क्रमांकुचन कहते हैं। तो क्रमांकुचन किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए जो हमारा निगल द्वार है, निगल द्वार में क्या होता है, जो हमारा भोजन इंटर जाता है, जाने के बाद जहाँ भोजन रुकेगा वहाँ पे फैल जाएगा, वहाँ से भोजन तुरंत नीचे गिरेगा तो ऊपर वाला हिस्सा पचक जाएगा, ठीक है, और फिर नीचे जाएगा तो फैल जाएगा, फिर वहाँ से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पचक जाएगा और क्या नीचे फैल जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्रिया है ना, वहाँ पे कौन सी क्रिया होता है, संकुचन होता है, सिकुड़न होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, और फिर से क्या होता है, शिथिल होता है, और फैलाव वहाँ पे शुरू होने लगता है। क्या होता है, वहाँ पे चिपकना और फैलना शुरू हो जाता है, और उसी क्रिया को कहा जाता है क्रमांकुचन, ठीक है, वहाँ उसी क्रिया को कहा जाता है क्रमांकुचन। ये कोई नहीं है कि मतलब कि ये है कि वहाँ पे पाचन होता है, क्या है, वहाँ पे पाचन नहीं होता है, ठीक है ना, निगल द्वार में पाचन की क्रिया नहीं होती है, सिर्फ वहाँ से भोजन हमारा एक रास्ता है अमाशय तक आने में। मान लीजिए कि जो हमारा मुख है, मुख गुहा से तुरंत तो हमारा भोजन अमाशय में नहीं आ सकता है, ठीक है,
कोई भी चीज़ अगर बहुत तेज़ी से आएगा तो चोट भी लगेगा, ठीक है। और ये कोई मतलब कि ये कहें कि ये कोई सिस्टम नहीं है कि हमारा मुंह से डायरेक्ट अमाशय में आ जाए भोजन, ठीक है। जो हमारा मुंह है, सारी चीज़ें बनाई गई हैं, मुंह से क्या है कि ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी के बाद क्या है हमारा कहाँ जाएगा भोजन, हमारा जाएगा वहाँ पे ग्रास नली में जाएगा, और ग्रास नली के बाद क्या है हमारा भोजन अमाशय में जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि अमाशय, जब हमारा भोजन अमाशय में जाता है तो अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है, हमारा भोजन क्या है अमाशय में चला गया। अमाशय को क्या कहा जाता है, पेट, ठीक है। जो अंदर है उसको कहा जाता है पेट, अमाशय, ठीक है। और जो बाहर से हम देखते हैं उसको कहा जाता है उदर गुहा, ठीक है। उदर गुहा उसको कहा जाता है, उदर कहा जाता है, ठीक है, उदर कहा जाता है। तो अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है, अमाशय का अग्रभाग कार्डियक कहलाता है। और जो दूसरा भाग है अमाशय का पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। और जो अमाशय का पाइलोरिक के जो बीच का भाग होता है उसको कहा जाता है फूडिक भाग, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कि हमारा भोजन यहाँ पे आया, ठीक है, निगल द्वार से हमारा भोजन यहाँ पर आया, और भोजन आने के बाद क्या है अमाशय में गिरा। अमाशय में गिरा तो क्या है यहाँ पे कार्डियक है, उसके बाद से जो हमारा पिछला है यहाँ पे ये है पाइलोरिक, ठीक है। और जो बीच का भाग है उसको कहा जाता है फूडिक, ठीक है, फूडिक इसको कहा जाता है। चलिए अब आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं कि जो हमारा अमाशय है इसमें कौन सी क्रिया होती है, यहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा भोजन है वो क्या है कि हमारा ग्रास नली से जब हमारा भोजन अमाशय में आता है तो अमाशय में आने के बाद कौन कौन सी क्रिया होती है ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि जो हमारा पहला स्टेप है ये है अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम नाम का एक कोशिकाओं का स्तर होता है, ठीक है। और ये दूसरा स्टेप है ये है कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह धंसा रहता है, और धंसे भागों के जो कोशिकाएं होती हैं उनसे कौन सा अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। तो इस पॉइंट का कहने का क्या मतलब है ये समझिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो मान लीजिए कि ये हमारा जो अमाशय है, ठीक है, ये हमारा जो अमाशय है इस पे क्या है, इस पे स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है, और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये जगह जगह धंसी होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे धंसी रहेंगी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे धंसी रहेंगी, कहीं उठी कहीं धंसी रहेंगी। और ये धंसी हुई जो कोशिकाएं होती है इन्हीं कोशिकाओं से क्या होता है जठर ग्रंथि या अमाशय ग्रंथि का निर्माण होता है, ठीक है ना। इससे क्या कौन सा निर्माण होता है, इससे जो निर्माण होता है जठर ग्रंथि का निर्माण, ठीक है, इससे जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि हमारा जो अमाशय है, अमाशय में क्या है उसके दीवार पर क्या है, अमाशय के दीवार पर एक स्तंभाकार एपिथेलियम नाम का क्या है कोशिकाओं का स्तर होता है, और ये स्तर जो है धंसा रहता है, जगह जगह धंसा रहता है, ठीक है। तो कहीं धंसा कहीं उठा, कहीं धंसा कहीं उठा रहेगा, और यही कोशिकाएं जो है उस कोशिकाओं से जठर ग्रंथि का निर्माण होता है या अमाशय ग्रंथि का निर्माण होता है। चलिए ये पॉइंट दो समझ गए आप। अब यहाँ पे समझिए कि जठर ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आम जैसे बन गया है ना जी, लेकिन अमाशय इसी प्रकार का थोड़ा होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया था आपको। इसके जो दीवार होता है एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है, और ये जो कोशिकाएं का स्तर है ये कहीं कहीं धंसा होता है, और ये धंसे होने के कारण क्या है वहाँ से अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब यहाँ पे समझिए कि जो जठर ग्रंथि की कोशिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जठर ग्रंथि की कोशिकाएं? 3 प्रकार के श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं एक होती हैं, दूसरा होता है भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं, ठीक है, और तीसरा होता है मुख्य या जाइमोजेनिक कोशिकाएं, ठीक है। तो जो श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं हैं इससे जो रस स्रावित होगा वो होगा म्यूकस रस स्रावित करती है, ठीक है। ये कोशिकाएं कौन सा रस स्रावित करती है? म्यूकस। श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं जो है वो भी क्या है म्यूकस रस ही स्रावित करती हैं, ठीक है।
और जो भीतीय या अम्लजन कोशिकाएं जो होती हैं ये जो रस स्रावित करती हैं ये करती हैं HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहाँ पे स्रावित करती है। और जो तीसरा है हमारा मुख्य या जाइमोजेनिक कोशिकाएं, ये जो रस स्रावित करती है ये करती है पेप्सिनोजेन रस स्रावित करती है। और ये जो तीनों कोशिकाएं जो हैं जो रस स्रावित करती हैं, इन तीनों का सम्मिलित रूप ही क्या है हमारा, क्या कहलाता है, जठर रस कहलाता है। ठीक है, इन तीनों कोशिकाएं से निकलने वाले जो रस हैं वो तीनों रस का सम्मिलित रूप ही जठर रस कहलाता है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई? क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पे लिखा है इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं का स्राव सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि अमाशय से निकलने वाला जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका pH मान कितना होता है। तो उसका pH मान जो होता है 1.5 से 2 के बीच में होता है। ठीक है, और ये 1.5 से 2 के बीच में होने के कारण क्या है, ये अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, इसीलिए ये अम्ल है। और जो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है अमाशय के भोजन में स्टोर करने का कार्य करता है। अमाशय क्या करता है, अमाशय भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें थी हमारे अमाशय के बारे में। वहाँ से कौन कौन सी रस निकल रही हैं और कौन कौन सी ग्रंथियाँ निकल रही हैं, और तीनों रस जो रस निकल रहे हैं उन रस का सम्मिलित रूप क्या होगा। ठीक है, उस रस का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। ठीक है, तो अनेकों प्रकार की वहाँ पे रसें निकलती हैं, मतलब जठर ग्रंथियाँ निकलती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करती हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पर हमारा भोजन अमाशय के बाद कहाँ जाएगा, इंटर करेगा, अमाशय के बाद जाएगा छोटी आंत में। वहाँ पे हमारा भोजन का पाचन होगा। अमाशय में तो देख ही लिए आप। ठीक है, अमाशय में देख लिए कि 3 प्रकार की अमाशय जठर ग्रंथियाँ की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, और 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं इनसे कौन सा रस निकलता है, और जो रस निकलता है उसका सम्मिलित रूप ही जठर रस कहलाता है। इसका pH मान देख ही लिए, और अमाशय के कौन सा कार्य है ये देख ही लिए, भोजन को स्टर करने का कार्य करता है अमाशय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो हैं यहाँ पर अमाशय के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम यहाँ पे अब बात करेंगे छोटी आंत के बारे में। मान लीजिए कि हमारा भोजन जो है अमाशय में कैसे पाचन होता है, ये सारी चीज़ें हम देख लिए। वहाँ से अमाशय ग्रंथि निकलती है, जठर ग्रंथि निकलती है, और कौन कौन से कोशिकाओं से कौन कौन सा रस निकलता है, ये सारी चीज़ें देख लिए। और सारी रस का सम्मिलित रूप क्या है, एक जठर रस का निर्माण करती है। ये सारी जो क्रिया है वहाँ पे निकलने के बाद पाचन की क्रिया होती है, और पाचन की क्रिया होने के बाद जब अमाशय में हो जाती है तो अमाशय से कहाँ आती है, अमाशय से आती है छोटी आंत में, और छोटी आंत में आती है। तो छोटी आंत के बारे में यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो छोटी आंत होती है ये आहार नाल के सबसे लंबा भाग है। ठीक है, सिर्फ ये कहने के लिए छोटी आंत है, इसका लंबाई जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट है यहाँ पे छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, और इसकी जो रचना होती है ये बेलनाकार रचना की होती है। ठीक है, आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, पाचन की क्रिया अगर क्वेश्चन बने कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो पाचन की जो क्रिया जहाँ पूर्ण होती है वो होती है आहार नाल के छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में होती है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, और चौड़ाई जो होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये चीज़ें आप समझ गए कि लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है। लंबाई जो होती है छोटी आंत की लगभग 6 मीटर होती है, और चौड़ाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये बातें समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, और मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई जो होती है कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनको सेलुलोज वगैरह पचाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए उनको क्या है कि उनकी जो आंत की लंबाई है अधिक होती है, और मांसाहारी जो जीव हैं उनमें क्या है कि
छोटी आंत की लंबाई कम होती है। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गया। भोजन के ऊपर ये डिपेंड करता है आंत की लंबाई। ठीक है, तो ये भोजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मांसाहारी में क्या होगा, छोटी आंत की लंबाई, मांसाहारी में छोटा कम होगा, और शाकाहारी में क्या होगा, छोटी आंत की लंबाई अधिक होगी। तो ये बातें भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझिए कि छोटी आंत 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन सा है, एक है ग्रहणी जिसको डेनिनियम कहा जाता है, दूसरा है जेनुनम, और तीसरा है हमारा यहाँ पर इलियम। तो ये 3 प्रकार का जो 3 पार्ट में बांटा गया है। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो हमारा अमाशय से भोजन क्या है कि अमाशय से भोजन जहाँ गिरता है, अमाशय से भोजन पाचन हो जाता है, और पाचन होने के बाद जब छोटी आंत में आता है तो सबसे पहले कहाँ आता है ड्यूनेनियम में। ठीक है, ड्यूनेनियम में आता है, और उसके बाद से कहाँ, उसके बाद से जेनुनम में, और उसके बाद से इलियम में। ठीक है, ये 3 जगह होके हमारा भोजन आता है छोटी आंत में। आपको ये बातें समझ में आ गई कि जैसे हमारा अमाशय से भोजन जाएगा, जब छोटी आंत में जाएगा तो कहाँ जाएगा, ड्यूनेनियम में जाएगा, उसके बाद से जेनुनम में, उसके बाद से इलियम में। तो ये जो हमारा छोटी आंत है ये 3 भागों में बांटा गया है। आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए कि भोजन को पचाने के लिए 3 अंग हैं जो मुख्य रूप से मदद करते हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं, भोजन को पचाने के लिए मुख्य रूप से 3 अंग जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, कौन कौन से हैं। यकृत है, यकृत जो है पीत रस स्रावित करता है, जो क्षारीय तरल पदार्थ होता है। ठीक है, और दूसरा जो है अग्नाशय, अग्नाशय जो है अग्नाशयी रस स्रावित करता है, और तीसरा है आंत ग्रंथियाँ, आंत ग्रंथियाँ जो है आंत रस स्रावित करता है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में हमको एक एक करके देखना है कि यकृत जो है ये हमारे शरीर का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, इससे जो क्षारीय तरल पदार्थ होता है स्रावित होता है। ठीक है, इससे पीत स्रावित होता है। पीत का मतलब समझ रहे हैं ना, कड़वा होता है, और इसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, और 7 से अधिक होने के कारण का है ये क्षारीय है। ठीक है, इसका जो निकलने वाला जो है पीत, ये जो क्षारीय होता है। ठीक है, और अग्नाशय से क्या है, अग्नाशयी रस स्रावित होता है, और आंत ग्रंथि से आंत रस स्रावित होता है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे डिटेल्स में। ये वीडियो जो है अगर हम यहाँ पे बातें करने लगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आपको भी पढ़ने में थोड़ा मतलब इंटरेस्ट नहीं रहेगा, है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, बनाने के लिए तो हम एक ही वीडियो में सब बनाते हैं ना, लेकिन क्या बात है वहाँ पे थोड़ा पढ़ना भी ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है उतना एक वीडियो में बन जाता है। ठीक है, जितना आपको समझ में एक बार में आ सके। ठीक है, तो चलिए एक वीडियो और बनेगा जैव प्रक्रम में, जिसमें बात होगा यकृत के बारे में, अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयी रस के बारे में, और उसके बाद से आंत ग्रंथिया से जो रस निकलता है आंत रस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।